Lossless versus lossy decomposition. Whenever we normalize a table, means we need to decompose the table. मतलब जब भी हम टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड BCNF तक लेके जाते हैं, तो मीन्स मेरे को डिकम्पोज करना पड़ता है टेबल को. अब जब भी हम डिकम्पोज करते हैं एक टेबल को, तो अकॉर्डिंग टू द EF कोड देयर आर 2 रूल्स विच वी हैव टू फॉलो. These rules are very important. The first rule is कि lossless versus lossy decomposition है कि जब भी हम decompose करते हैं टेबल को तो हमेशा decomposition lossless होना चाहिए. And second one is dependency preserving decomposition. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले lossless versus lossy decomposition कि जब भी हम decompose करते हैं टेबल को तो वो उसके बाद हमें ज्वाइन करना पड़ता है उस टेबल को. क्यों करना पड़ता है? We will see with the example. तो हमारा ज्वाइन जो है वो लॉसलेस आया है या लॉसी आया है. ठीक है, तो लेट्स एग्जामिन विद द टेबल. फॉर एग्जांपल देयर इज अ रिलेशन R. इन द R वी आर हैविंग सम वैल्यूज ओवर देयर. अब फॉर एग्जांपल वी नीड टू नॉर्मलाइज द टेबल, और नॉर्मलाइज करने के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वी नीड टू डिकम्पोज द टेबल. तो अगर इस टेबल को हम डिकम्पोज करें, लाइक मैं इस टेबल को दो डिकम्पोजिशन में कर रहा हूं, R1 एंड R2. R1 टेबल एंड R2 टेबल. R टेबल को दो टेबल्स में, सब टेबल्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक R1 एंड R2. R1 में मैं एट्रीब्यूट्स रख रहा हूं AB एंड R2 में BC. नाउ इफ R1 विल बी AB, तो R1 कैसे दिखेगा? R1 में मेरे पास यहां पे लेट्स सी A एंड B एंड वैल्यूज जो है एज इट इज आप कॉपी कर सकते हैं. 1 2 3 2 2 3 2 2 3 एंड R2 टेबल में हम दो एलिमेंट्स रख रहे हैं, दो एट्रीब्यूट्स B एंड C यहां पे रखा, और B एंड C में 2 2 3 1 2 2. नाउ डिकम्पोजिशन का एक रूल है कि जब भी हम टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दोनों टेबल्स के बीच में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए. एटलीस्ट वन कॉमन एट्रीब्यूट मस्ट बी देयर. लाइक यहाँ पे मैंने B को कॉमन रखा है. क्यों कॉमन रखते हैं बेसिकली हम, कि जब हमारे पास नेक्स्ट टाइम में फ्यूचर में कभी क्वेरीज आती हैं और उन क्वेरीज में हमें इन दोनों टेबल को दोबारा से ज्वाइन करना पड़ता है, तो हम इस कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पे ज्वाइन करते हैं. अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, अगर दो सेट है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वी डोंट नीड टू ज्वाइन द सेट्स. तो यहाँ पे अगर इन दोनों टेबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो ऐसी कोई क्वेरी आएगी नहीं कि मेरे को इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करने की जरूरत पड़े. तो कहां पे ज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है? जब एक टेबल और दूसरा टेबल आपस में रिलेटेड हो, और उस रिलेशन को दिखाने के लिए एटलीस्ट वन कॉमन एट्रीब्यूट यहाँ पे होना चाहिए. और यहाँ पे मैंने कॉमन एट्रीब्यूट रखा है B. आप B से एक से ज्यादा भी रख सकते हैं, बट एटलीस्ट वन होना ही चाहिए. तो मैंने यहाँ पे B को कॉमन रखा है और सिंपली बेस टेबल को डिवाइड कर दिया दो टेबल्स में, A और B को इधर रखा, B एंड C को यहाँ, एंड वैल्यूज को एज इट इज कॉपी. नाउ अब R टेबल डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब मेरे पास दो टेबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, R1 एंड R2. नाउ लेट्स सपोज देयर इज अ क्वेरी. अगर एक क्वेरी आ रही है कि लाइक यू नीड टू फाइंड द वैल्यू of C if the value of A is 1. Means you need to find the value of C if the value of A is 1. मतलब अगर A की वैल्यू 1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग C की वैल्यू क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो A एट्रीब्यूट R1 टेबल में है एंड C एट्रीब्यूट R2 टेबल में है. तो अगर ये दोनों अलग अलग टेबल है तो आप इस क्वेरी का आंसर डायरेक्टली नहीं दे सकते. तो इस क्वेरी को आंसर करने के लिए वी नीड टू ज्वाइन दिस टेबल. तो मेरे को इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा. ज्वाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द डेटाबेस. ज्वाइन में बेसिकली क्या है कि हमें इन दोनों टेबल्स को
एक तरह से मर्ज कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट द क्वेरी फॉर दैट, लाइक select what we need to select, find the value of c, if the value of a is 1, find the value of c वैल्यू कहाँ पे है, r2 में, तो means select r2 dot c, select r2 means table name dot column name, select किया table name dot column name from r2 join। यहाँ पे हम कौन सा join यूज कर रहे हैं, नेचुरल join। टाइप्स ऑफ ज्वाइन के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो वहां पे ज्वाइंस वाली, तो एक बार यहाँ पे हम सीधा नेचुरल ज्वाइन को यूज कर रहे हैं। मैं नेचुरल ज्वाइन को यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। सेलेक्ट r2 डॉट c फ्रॉम r2 नेचुरल ज्वाइन r, select r2 dot c from r2 natural join r1 where r1 dot a is equal to what, where r1 dot a is equal to 1 means जहां पे टेबल r1 के अंदर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को r2 के अंदर c की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है नेचुरल ज्वाइन, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन एक्चुअली में क्या है, ज्वाइन डेटाबेस में क्या होता है कि दो टेबल्स को हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों टेबल्स को पहले मुझे यानी क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट रो ऑफ दिस टेबल विल बी मल्टीप्लाइड विद ऑल द अदर्स रो, मींस अगर मेरे पास इस टेबल में x नंबर ऑफ रोज है, इस टेबल में y नंबर ऑफ रोज है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज इन द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी x इनटू y। तो यहाँ पे यानी फर्स्ट रो को हम तीनों से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस, लाइक r1 में मेरे पास a एंड b दो एट्रीब्यूट्स हैं, r2 के अंदर b एंड c दो एट्रीब्यूट्स हैं। अब r1 की फर्स्ट रो क्या है, 1 2 1 2 will be multiplied with all the three rows of other। तो what are the other three rows, 2 1 1 2 2 2 and 3 2 3 2, और यहां से 1 2 को आप कॉपी कर दीजिए। नाउ द सेकंड रो ऑफ फर्स्ट टेबल विल बी मल्टीप्लाइड विद ऑल थ्री, यानी 2 2 2 2 the first will be multiplied with all 2 1 2 2 3 2, so इसको ऊपर से कॉपी कर लीजिए 2। Now the third row 3 3 will be multiplied with all three rows 2 1 3 3 will be multiplied with all 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर R1 के अंदर x नंबर ऑफ रोज है, y के R2 के अंदर y नंबर ऑफ रोज है, तो टोटल रोज हो जाएंगी x इंटू वाई। मतलब यहाँ पे अगर 3 रोज इसमें है 3 रोज इसमें है तो टोटल हो जाएंगी 9। तो आप काउंट कर सकते हैं टोटल 9 रोज आपके यहाँ पे आ गई। तो यानी हमने क्या डिस्कस किया कि ज्वाइन एक्चुअल में क्या है, ज्वाइन इज एक्चुअली अ क्रॉस प्रोडक्ट प्लस some condition। So what is a natural join? Natural join is cross product plus some condition। What is the condition over there? Natural join हमेशा इक्विवेलेंस चेक करता है कॉमन एट्रीब्यूट्स की, मींस दो टेबल्स के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट है कहाँ पे उनकी वैल्यूज आपस में बराबर है। दो टेबल्स के अंदर अब जो भी कॉमन एट्रीब्यूट्स है, जो भी कॉमन, जैसे इसमें b कॉमन एट्रीब्यूट है, तो जहां पे b इस टेबल में और b इस टेबल में बराबर है, ये उस रो को पिक करेगा और बाकी रोज को रिजेक्ट कर देगा। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये R1 की रोज है, ये R2 की। तो आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट R1 डॉट बी 2 और यहाँ पे R2 का बी 2, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर इक्विवेलेंट। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यानी ये इसको सेलेक्ट कर देगा, इसको सेलेक्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज भी
बी की दोनों तरफ वैल्यूज जो है वो बराबर है, तो इस रो को भी सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए आप b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, r1 डॉट b की वैल्यू 2 है, r2 डॉट b की वैल्यू 3 है, मींस दे आर नॉट इक्वल, तो नेचुरल जॉइंट इस रो को रिजेक्ट करेगा। नाउ 2 2 अगेन इक्वल, तो मींस दिस रो विल बी सिलेक्टेड। 2 2 अगेन इक्वल, दिस रो विल बी सिलेक्टेड। 2 3 यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, मींस दे आर अनइक्वल, तो इस रो को ये रिजेक्ट करेगा। 3 2 रिजेक्टेड, 3 2 अगेन रिजेक्टेड, 3 3 selected. So whatever the number of rows which are selected, अब देखो अब यहाँ से कि R1 और R2 के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो है B, तो अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ज्वाइन करने के बाद आप B को 2 बार लिखने की बजाय आप एक बार लिख सकते हो, बिकॉज उसने ऑलरेडी B की वो वैल्यू सिलेक्ट कर दी जहां पे दोनों तरफ वैल्यूज जो है वो सेम है, तो 2 बार B लिखने की बजाय आप इस टेबल को मर्ज करके एक बार B लिख सकते हो। कैसे? So this new table can be rewrite like this. जो एक नया टेबल आया है ज्वाइन करने के बाद उसका नाम हम R दे देते हैं या R डैश दे देते हैं, R डैश, और इसमें A आ गया, B एंड C। B एक बार इसलिए लिखा बिकॉज ऑलरेडी नेचुरल जॉइन ने जहां जहां पे B की वैल्यूज बराबर है उन रोज को सिलेक्ट कर दिया, बाकी को रिजेक्ट कर दिया, तो मींस आप उन रोज को यहाँ पे हटा सकते हैं। तो इन रोज को यहां से रिमूव कर देते हैं और इनको मर्ज करके हम R डैश टेबल में लिख देते हैं। तो R डैश टेबल विल बी हैविंग नाउ 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 B will be 2 and 1 2 2 1 A will be 2, B will be 2 and C is 2, so 2 2 2 3 B will be 3 and C will be 2, so 3 3 2. So this is the table after the joining. So this is the table after the joining. Now let's see. Select R2 dot C from this where R1 dot A is equal to 1. यहाँ पे अब A की वैल्यू 1 मेरी आ रही है इस पॉइंट में, A की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1 है, लेकिन C की वैल्यू यहाँ पे 1 भी है 2 भी है। A की वैल्यू 1 के लिए यहाँ पे C की वैल्यू 2 आ रही है 1 and 2, और अगर आप यहाँ पे ओरिजिनल टेबल कंपेयर करो, क्योंकि हमने इस टेबल को 2 टेबल्स में डिवाइड करके दोबारा ज्वाइन किया, तो यानी ये ओरिजिनल टेबल ही है, जो ओरिजिनल टेबल हमारे पास पहले था उसी का ही दोबारा हमने ज्वाइन कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ओरिजिनल टेबल में कितनी टपल्स हैं? 3 टपल्स, लेकिन जब हमने ज्वाइन करने के बाद इनको देखा तो हाउ मेनी टपल्स आर देयर? 5 टपल्स। तो इट इज नॉट लाइक अ मैजिक, इट इज एक्चुअली अ फ्लॉ। इसको हम बोलते हैं लॉसी डिकम्पोजिशन। यहाँ पे जब ओरिजिनल टेबल में 3 रोज है तो ज्वाइन करने के बाद हमने सिर्फ उस टेबल को डिवाइड करके दोबारा ज्वाइन कर दिया, तो हाउ द टेबल कैन कंटेन 5 नंबर ऑफ रोज। तो उसी की वजह से अगर आप यहाँ पे ओरिजिनल टेबल में देखो, अगर ओरिजिनल टेबल के अकॉर्डिंग मुझे आंसर बताना हो इस क्वेरी का कि C वैल्यू फाइंड करो जहां पे A की वैल्यू 1 है, तो A की वैल्यू 1 यहाँ पे है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग C की वैल्यू क्या है? 1, मींस आंसर शुड बी 1 ओनली। लेकिन अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखो, ज्वाइन करने के बाद आपने अगर इस टेबल में आंसर करोगे तो A वैल्यू 1 के लिए यहाँ पे C की वैल्यू 2 आ रही है 1 and 2, which is the inconsistency। मतलब डेटाबेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, जबकि ओरिजिनल टेबल कह रहा है कि एक के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही वैल्यू है। तो दिस इज कॉल्ड द लॉसी डिकम्पोजिशन। लॉसी क्यों बोल रहे हैं आप? यू माइट बी थिंकिंग कि यहाँ पे तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, मेरा लॉस थोड़ी ना होगा, ओरिजिनल टेबल में 3 थी और मेरे पास बल्कि 5 आ रही है, यहाँ पे तो मेरे को मुनाफा हो रहा है। नो 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 गाइस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ टपल्स की फॉर्म में बात नहीं कर रहे कि नंबर ऑफ टपल्स 3 से 5 आ गई।
क्या इन 5 में से पांचों के पांचों वैलिड है? नो। तो यानी यहाँ पे मेरे पास ये नहीं देखना कि लॉसी क्यों बोल रहे हैं, लॉसी बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इनकंसिस्टेंसी, डेटाबेस में यहाँ पे डुप्लीकेसी आ रही है, डेटाबेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को हम बोल रहे हैं लॉसी डिकम्पोजिशन। तो अगर आप ध्यान से देखो ओरिजिनल टेबल में 1 to 1, 1 to 1, 2 to 2, this is already there, 1 to 1 is there, 2 to 2 is there, this one 2 to 2 is there, and 3 3 2 was there। मतलब ओरिजिनल टेबल में ये तीन टपल्स थी, 1 to 1, 2 to 2 एंड 3 3 2। तो यानी अगर आप ये दो टपल्स देखें ध्यान से, 1 to 2, 2 to 1, ये ओरिजिनल में नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा, यानी यहाँ पे डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी आ रही है, तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, ये चीज नहीं आनी चाहिए। तो इस टपल्स, इन टपल्स को, ये जो दो एक्स्ट्रा टपल्स आई हैं, इनको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं स्पूरियस टपल्स, स्पूरियस टपल्स। फाइन। तो यानी ये दो टपल्स जो है वो एक्स्ट्रा आ रही है, जिनकी वजह से डिकम्पोजिशन लॉसलेस नहीं है, लॉसी है। और लॉसी किस टर्म में है? इनकंसिस्टेंसी। डेटाबेस के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से इसको हम लॉसी डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब अगर इसको पूरे को हम समराइज करें कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, हमने सिर्फ एक टेबल को दो टेबल में डिवाइड किया और फिर उनको ज्वाइन किया, तो ऐसा क्या गलत कर दिया यहाँ पे कि 3 से यहाँ पे रोज 5 हो गई। तो आप देखो ध्यान से, जब हमने टेबल को डिवाइड किया था R1 एंड R2 में, कॉमन एट्रीब्यूट क्या रखा? कॉमन एट्रीब्यूट हमने रखा बी। तो क्या यहाँ पे हम किसी भी एट्रीब्यूट को कॉमन रख सकते हैं, या कॉमन रखने का भी एक कोई क्राइटेरिया है? यस, देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर दैट। कॉमन रखने के लिए भी यहाँ पे एक क्राइटेरिया है। व्हाट इज द क्राइटेरिया? जस्ट नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन एट्रीब्यूट शुड बी कैंडिडेट की और सुपर की ऑफ आइदर R1 और R2 और both. This is the very important condition for that. The common attribute, जो भी आप इन दोनों टेबल्स में कॉमन एट्रीब्यूट रख रहे हो, that common attribute must be or should be the candidate key or super key of either R1 or R2 or you can say both. Means original टेबल में जो कैंडिडेट की है उसी को ही हमने इन दोनों के बीच में कॉमन रखना है। तो यहाँ पे हमने यही बहुत बड़ी गलती की कि बी को यहाँ पे हमने कॉमन रखा, बिकॉज बी में वैल्यू क्या आई है? 2 to 3, जो खुद ही डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन कर रहा है, तो वो कैसे डेटाबेस में कंसिस्टेंसी लाएगा? तो इसीलिए हमें यहाँ पे अगर आप ए को देखो तो 1 2 3, यस, दिस कैन बी द, दिस इज व्हाट द कैंडिडेट की, सो दिस कैन बी द common between the two attributes. If we check for the C, 1 to 2, no, there is also the duplicacy, and B, there is a duplicacy in the data. तो ना तो यहाँ पे B को कॉमन रखा जा सकता, ना C को कॉमन रखा जा सकता। आप प्रैक्टिस के लिए दोनों टेबल्स के अंदर यहाँ पे C को कॉमन रख सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप R1 के अंदर AC एंड R2 के अंदर यहाँ पे BC को रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखना, इसमें भी आपके पास पूरी टपल्स आएंगी, यानी लॉसी डिकम्पोजिशन आएगा। देन व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन? फाइनल सॉल्यूशन इज कि दोनों टेबल्स में जो भी कॉमन जाएगा वो कैंडिडेट की होगा। तो कैंडिडेट की हमारे पास यहाँ पे इस टेबल के अकॉर्डिंग ए आ रही है, बिकॉज कैंडिडेट की क्या होती है? विच इज यूनिक। तो यहाँ पे यूनिक कौन सी है? ए, 1 2 3। तो मींस यहाँ पे जब भी आप इस टेबल को डिकम्पोज करोगे, तो यानी यहाँ पे एक में रखना है ए बी एंड दूसरे में ए सी, ए बी एंड दूसरे में ए एंड सी। तो अगर आप ये वाला फॉलो करते हो जिसमें आप कैंडिडेट की को कॉमन रख रहे हो दोनों में, डेफिनेटली यू विल नॉट गेट एनी स्पूरियस टपल। यू कैन ट्राई फॉर दैट। आपके पास 3 टपल्स हैं, जब आप डिकम्पोज करके दोबारा ज्वाइन करेंगे, दोबारा 3 टपल्स ही आएंगी। दिस इज कॉल्ड द लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन।
तो यू कैन नोट डाउन द कंडीशन फॉर दैट. द फर्स्ट कंडीशन फॉर द लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन इज कि जब भी आप टेबल को डिकम्पोज कर रहे हो 2 में, 3 में, 4 में, तो जब भी आप उनका यूनियन लेते हो लाइक R1 यूनियन R2 अगर करते हो, दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू R. मींस जो R1 के अंदर एट्रीब्यूट है और R2 के अंदर एट्रीब्यूट है, अगर आप उनका यूनियन लेते हो तो जो ओरिजिनल टेबल में एट्रीब्यूट है वो बराबर आने चाहिए. जैसे R1 में यहाँ पे हमने AB लिया, AB यूनियन AC करते हैं तो इट इज ABC. और ओरिजिनल टेबल में अगर आप देखें तो ओरिजिनल टेबल में मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं ABC, तो यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू ABC. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. द सेकंड कंडीशन इज कि जब भी हम ज्वाइन करते हैं टेबल को 2 में, 3 में या 4 में, लाइक यहाँ पे हमने दो में जो इसको डिवाइड किया, डिकम्पोज किया, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं इंटरसेक्शन को चेक करूं तो दैट मस्ट बी नॉट इक्विवेलेंट टू 5. मींस R1 के अंदर AB है, R2 के अंदर AC है, अगर आप इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लो तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है मेरा A, which is not equivalent to 5. इसका मतलब क्या है कि जब भी हम 2 टेबल्स को डिकम्पोज करते हैं तो उनके बीच में एटलीस्ट 1 कॉमन एट्रीब्यूट होना ही चाहिए. एंड थर्ड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि जो भी आप कॉमन रख रहे हो यहाँ पे, दैट मस्ट बी द कैंडिडेट की और सुपर की ऑफ आइदर R1 और R2 और बोथ. मींस या तो वो R1 की कैंडिडेट की हो और R2 की कैंडिडेट की हो और बोथ, मतलब दोनों में से किसी की भी कैंडिडेट की वो हो सकती है. This is the very important point over there. You can note it down. Fine. So this is all about the lossless versus lossy decomposition. ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में भी यही सेम कंडीशन हम यूज करते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में. फाइन. तो आप इसको नोट कर लीजिए. दिस इज द ऑल अबाउट द lossless versus lossy. Thank you.